देखें भाई, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो अक्सर अगर एक क्वेश्चन आ जाता है इससे, और कंप्यूटर मेमोरी आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये निमसेट में तो आता ही आता है और साथ साथ में ये बाकी एग्ज़ाम में भी आता है। एक आपको शायद सूचना ना हो कि इस बार ऐसा चल रहा है कि जो JNU BHU ये सब हैं, इनके लिए एक कॉमन एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, कॉमन एग्ज़ाम मतलब अभी तक अलग अलग होते थे सारे। ठीक है, अब जो है एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, उसी के थ्रू जो है जामिया, उसी के थ्रू JNU, उसी के थ्रू BHU। ठीक है, सारे एक ही पेपर की रैंक के थ्रू मिल सकते हैं इस बार। ठीक है, तो जब सारे एग्ज़ाम वो एक साथ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सिलेबस भी कॉमन रखा जाएगा। ठीक है, अभी जैसे JNU का अपना अलग है, जामिया का अपना अलग है, तो अब जब कॉमन रखा जाएगा तो मैथ तो उसमें रहेगी 30-40%। अगर बहुत कम कर देंगे तब भी 30-40% रहेगी। मेन चीज़ वो बढ़ा सकते हैं कंप्यूटर सेक्शन ही। ठीक है, तो कंप्यूटर में ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको आनी चाहिए। समझ रहे? अभी तक कंप्यूटर के कम आते थे क्वेश्चन, जैसे जामिया में 20 क्वेश्चन आते थे आपके। ठीक है, और JNU में भी 20 क्वेश्चन लगभग आते थे, तो इस बार हो सकता है 40-40 हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो निमसेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल टाइप के आते हैं, कभी कभी थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखें भाई कंप्यूटर मेमोरी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर मेमोरी की, तो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मेमोरी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? बोलो। ठीक है, तो नॉर्मल मेमोरी का मतलब है कि ऐसी कोई जगह जहाँ पर कुछ सेव हो जाए। ठीक है, जहाँ पे कुछ स्टोर हो जाए जिससे कि उसको दोबारा से रिकॉल किया जा सके। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी का मतलब है जो हमारी मेमोरी कंप्यूटर में यूज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता होगा, मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, रैम होती है, रोम होती है। तो बहुत सारी चीज़ें इसलिए यहाँ पर ये बनाई गई हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो है तुरंत डेटा को चाहिए होता है, कभी है कि डेटा में अगर टाइम लग जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग लेवल पर उनको डिफ़ाइन कर देते हैं कि अगर आपको अर्जेंट में कोई चीज़ चाहिए तो आप यहाँ से उठा लेंगे, अगर आपको साल 2 साल के बाद कभी एक बार चाहिए तो आप यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, तो इस बेस पर जो है मेमोरी को डिफ़ाइन किया जाता है। क्योंकि अगर आप सोचें, मान लो ये रूम है आपके पास और ये रूम पूरा भरा हुआ है। ठीक है, आप इसमें सब सामान रख कर गए हैं और आपने वो सामान जो है सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं रखा है, और पूरा अगर ये रूम फिल है तो जब आप दोबारा कोई पर्टिकुलर आइटम निकालने आएंगे तो आपको टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि एक रीज़न तो है कि आपने ऑर्डर में यहाँ पर नहीं फिल किया है जहाँ पे जो कुछ हमें रखना चाहिए, और दूसरा है कि आपने फिर उसको रिमाइंड भी नहीं रखा है कि कहाँ पर कौन चीज़ रखी है। तो मेमोरी 2 चीज़ों के लिए होती है। एक मेमोरी होती है कि डेटा को रखना, और उसी मेमोरी का यूज करते हैं कि डेटा कहाँ रखा हुआ है उस बात को भी सेव करना। समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि भाई कंप्यूटर को तो कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब आप उससे पूछोगे मान लो 1 महीने बाद कि ये वाला आइटम उठा के लाओ, तो उसको पता होना चाहिए ना ये आइटम कहाँ रखा है। तो जो चीज़ ये सेव है वो भी कहीं पर सेव है, तो दोनों ही चीज़ें जो हैं वो आपकी मेमोरी में सेव होती है, एक डेटा और उस डेटा का रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग बेसिक चीज़ें पहले। तो मेमोरी में आपकी जो है कंप्यूटर मेमोरी 2 टाइप की होती है। एक आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी और एक आपकी होती है कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी के नाम से आप जानते होंगे,
प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जैसे आपसे कहा जाए ये प्राइमरी कंडीशन है, ठीक है, तो प्राइमरी का मतलब बताएं, बोले, ठीक है। तो सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने कहा ये चीज़ सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी का मतलब वो बात की बात है, अगर यूज करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे, बट ये हमारी प्राइमरी चीज़ है, मतलब हमें इसको यूज करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्राइमरी मेमोरी में बात करें तो यहाँ पर आपके पास दो मेमोरी आती हैं, एक आती है आपकी रैम और एक आती है आपकी रोम, ठीक है। एक कौन सी होती है, रैम और रोम। तो रैम का जो पूरा नाम आपका होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर रोम का नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, तो ये भी आपको जो है याद होना चाहिए। अब अगर हम लोग रैम की बात करें, अच्छा एक चीज़ और है, जैसे कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो बनती कैसे होगी, बनती कैसे होगी, कोई तरीका होगा कुछ, हाँ? बताएं। जैसे आपने देखा होगा जो आपकी पेन ड्राइव आती है 32 GB की होती है, ठीक है, कभी सोचना आप इसके बारे में, 32 GB की होती है, 64 GB की होती है, 128 GB की होती है, 1 TB की होती है, सबका साइज़ सेम होता है, सबका जो साइज है बाहर से वो सेम, खोल लोगे तब भी साइज सेम होगा, ठीक है। तो जब उतने ही में वो चीज़ बन जाती है तो आपको सेम रेट में ज़्यादा मेमोरी वो क्यों नहीं देते हैं। जैसे 64 GB की उन्होंने मान लो 400 की दी और 1 TB की भी उतनी बड़ी बन रही है, सब कुछ उतना ही है, तो वो कॉस्टली रख देते हैं और वो वाली कम सस्ती रख देते हैं। सर्किट ज़्यादा होते हैं, बताएं भाई। हाँ, ठीक है, तो इसको सोचना आप, हमारे लिए एक क्वेश्चन है, अभी तक हमें इसका आंसर मिला नहीं है, ठीक है। बाकी मेमोरी बनती कैसे है, तो वो मेमोरी आपकी जो बनती है वो सेमीकंडक्टर, ठीक है, और आपका जो है ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, सब इन सब का यूज करके जो है मेमोरी आपकी बनती है, ठीक है। मतलब मेमोरी बेसिकली कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज करते हैं, उसके स्ट्रक्चर से जो है मेमोरी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो उस मेमोरी में आपका डेटा स्टोर होता है और डेटा जो आपका स्टोर होता है वो बिट्स के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। बिट्स का मतलब 0 और 1, ठीक है। जब भी बिट बोलेंगे हम कहीं भी तो बिट का मतलब क्या होता है, 0 और 1, तो वो बिट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। जितना भी डेटा आप चाहे इमेज डालो उसमें, चाहे आप वीडियो डालो, चाहे आप टेक्स्ट डालो, कुछ भी आप सेव करते हो वो सारा बिट्स के फॉर्म में ही सेव होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर रैम की बात करें तो रैम भी आपका जो है वो स्ट्रक्चर है और ये कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का, ठीक है। जैसे ट्रांजिस्टर हो गया आपका, सेमीकंडक्टर हो गया, इन सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब रैम की खासियत ये होती है कि ये कैसी होती है, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल। तो ये आपकी जो मेमोरी है वो वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, लिख लेना यहाँ पर, रैम जो है वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जिसमें डेटा परमानेंट ना स्टोर हो, जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर ना हो। अब परमानेंट का मतलब ये तो है नहीं कि आप काम कर रहे हो बीच में गायब हो जाएगा। परमानेंट का मतलब है कि जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक डेटा रहेगा। मतलब आप सुबह से शाम तक सिस्टम को ऑन रखो तो सुबह से शाम तक बना रहेगा, लेकिन जब ऑफ़ करोगे तो वो डेटा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर जब ऑन करोगे सिस्टम, फिर जो आप एक्सेस करोगे वो डेटा उसमें जाना शुरू होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल, ठीक है। वोलेटाइल मतलब चेंज होते रहना। क्लियर है ना इतनी बात। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें रैम की, पहली बात है वोलेटाइल है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो ये आपकी जो है मेन बोर्ड पर ही सेट होती है, ठीक है। मेन बोर्ड समझते हो आप, मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड का मतलब सीपीयू के अंदर जो
प्लेटफॉर्म होता है, पीसीबी बोलते हैं जिसको, उस पर ये मेमोरी लगी होती है। जैसे आप पेन ड्राइव देखते हो तो बाहर से लगा लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये बोर्ड है तो इसके अंदर एक मेमोरी पहले से फिट होगी। अब जैसे ही हम अभी लिख रहे हैं और लाइट चली जाए तो ये गायब हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल तो ये सेव है, लेकिन लाइट जाने के बाद ये चला जाएगा जब तक हम इसको सेव ना करें। जब सेव कर देंगे तो ये परमानेंट वाली मेमोरी में जाएगा। तो ये अभी जो है ये कहाँ पर है, रैम में है, ठीक है। तो रैम वोलेटाइल हो गई। दूसरी बात है ये सीपीयू पर, सीपीयू मतलब वही जो मदरबोर्ड होता है उसी पर फिक्स होती है, ठीक है। तो ये जब मदरबोर्ड पर फिक्स होती है तो इसका मतलब मदरबोर्ड के नज़दीक होती है। बोले भाई, नज़दीक का मतलब ऐसे नहीं चेक करने लगना कि इससे 2 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, ये वाली 4 सेंटीमीटर दूर है। नज़दीक का मतलब है मदरबोर्ड पे है तो उसको एक्सेस करने में आसानी रहती है। एक्सेस करने में अगर आसानी रहती है, पास है, तो इसका मतलब उससे एक्सेस स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। एक्सेस स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है किसकी, रैम की, ठीक है। अब जैसे जो सिस्टम आप जब ऑन करते हो फिर आप जो प्रोसेस करना शुरू करते हो, जैसे आपने मान लो सॉन्ग प्ले किया या कोई इमेज खोली तो वो तुरंत, जैसे सॉन्ग प्ले किया वो तो सेव है मेमोरी में, आपका परमानेंट मेमोरी में। लेकिन आपने मान लो कुछ पेंट खोला और उस पर इमेज ड्रॉ की, तो जब तक वो ड्रॉ है तब तक वो कहाँ पर है, रैम में। जब आप सेव कर दोगे कहाँ चली जाएगी, परमानेंट मेमोरी में। क्लियर हुआ इतना। तो रैम जो है वो फास्ट मेमोरी हमारी होती है बाकी अदर मेमोरी के कंपैरिजन में, क्योंकि ये मेन बोर्ड पर ही होती है। फिर इसके बाद आती है बात किसकी, रोम की, या रैम में भी देख लो 2 टाइप की रैम होती हैं। एक आपकी होती है एस रैम और एक होती है डी रैम, ठीक है। तो एस रैम का नाम होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का नाम होता है डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक का मतलब समझ सकते हो, स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्टैटिक मतलब जो फिक्स है, रुका हुआ है, ठीक है। और डायनेमिक मतलब क्या होता है, जो चेंज होता रहे। तो रैम में भी क्या होता है कि 2 टाइप की रैम होती हैं। एक में क्या है कि आपका चेंज होता रहेगा डेटा, और एक में क्या है कि आपका वो फिक्स रहेगा। जैसे एस रैम है तो हमने ये सिस्टम ऑन कर दिया तो ये वाला जो डेटा है ना ये उसमें फिक्स रहेगा, सेव है जब तक हम इसको लाइट ना जाए या फिर जब तक इसको हम टर्न ऑफ ना करें। बट डायनेमिक मेमोरी का काम क्या होता है कि जो डायनेमिक मेमोरी होती है वो समय समय पर चेक करती रहती है कि ऐसा तो नहीं है कि ये डेटा यूज का है नहीं, और इसको ऑटोमेटिक वो इरेज कर दे। फिर कोई डेटा काम का हो तो ऑटोमेटिक वो ले आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक रैम, ठीक है। ये कौन सी है, डायनेमिक रैम, ये कौन सी है, स्टैटिक रैम। अब इसमें डेटा हमारा फिक्स है, इसमें बदल रहा है। तो अगर सीपीयू को मान लो डेटा कोई चाहिए तो सीपीयू क्या करेगा कि पहले इसके पास जाएगा, किसी के भी पास जाएगा मतलब, लेकिन मान लो अगर इसके पास जाएगा तो सीपीयू को पता ही है कि इसके पास डेटा फिक्स है, फिक्स का मतलब रुका हुआ है, तो सीधे वो जाएगा उसको एक्सेस कर लेगा। अब डी रैम के पास अगर वो गया तो अब इस बात की गारंटी है नहीं कि उसने पहले देखा हो और बाद में भी जाने पर उसको वापस से मिल जाए, क्योंकि हो सकता है तब तक वो चेंज कर चुका हो। तो अगर ये चेंज कर चुका होगा, सीपीयू को तो पता है कि इसके पास डेटा है और सीपीयू इसके पास चेक किया और वो नहीं निकला, तो उसका टाइम वेस्ट हो गया। समझ पा रहे हैं। तो ये जो एस रैम है वो आपकी फास्ट होती है कंपेरिजन टू डी रैम के, ठीक है। डी रैम में क्या है, स्लो होती है, और ये हमारी जो है फास्ट होती है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये रैम का पूरा कॉन्सेप्ट हुआ। फिर अगर हम रोम की बात करें तो पहले रोम को समझ लेते हैं, और फिर 3 टाइप की होती है। तो रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी जैसे आप नाम से ही समझ सकते हो कि रीड ओनली मतलब हम केवल उसको रीड कर सकते हैं, केवल हमको रीड करना है मेमोरी, वो भी डेटा स्टोर उसमें भी है, बट उसमें जो डेटा स्टोर है उसको हम केवल और केवल रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब रीड कर सकते हैं तो रोम जो है वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल, बोलो। तो नॉन वोलेटाइल है क्योंकि इसमें जो सेव है उसको हम रीड कर रहे हैं, हम कुछ डाल तो पा नहीं रहे, मतलब वो परमानेंट एक तरीके का सेव है डेटा। तो अब यहाँ पर कौन से टाइप की मेमोरी होती होगी, तो जैसे आप देखते थे कि लैपटॉप जब ऑन होता है तो एक समय में अखिलेश यादव की फ़ोटो आती आती थी ना।
तो अखिलेश यादव की जो फ़ोटो आती थी उसको बहुत सारे लोग हर तरीके से ट्राई करते थे, लेकिन वो हटती नहीं थी। ठीक है, तो अब वो उन्होंने कहाँ पर उसको सेव करके रखा था? रोम में। ठीक है, तो जब उन्होंने रोम में सेव कर दिया, मतलब आप केवल रीड कर सकते हो और उसको इरेज नहीं कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप देखते होगे कि जब आप CPU या लैपटॉप अपना ऑन करते हो तो कंपनी का नाम लिख के आता है लेनोवो। अब आप कुछ भी कर लो तो वो लेनोवो हटने वाला नहीं है। ठीक है, आप चाहो कि इसमें HP लिख के आने लगे लेनोवो के लैपटॉप में, ऐसी कोई आप प्रोग्रामिंग करो तो वो हटेगा नहीं। तो वो हमारा होता है रोम का पार्ट। ठीक है, या बायोस का नाम लिख के आता है, कभी कभी मदरबोर्ड का इंटेल नाम लिख के आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रोम में आपकी स्टोर होती हैं। ठीक है, अब रोम भी जो आपकी है वो एक होती है P रोम, एक होती है आपकी EP रोम और एक होती है आपकी EEP रोम। ठीक है, तो P रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या है कि जो आपकी रोम है उसमें प्रोग्राम करके डेटा स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, कोई प्रोग्रामिंग करके डेटा हमने उसमें क्या कर दिया? स्टोर। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बट इसमें चेंज नहीं होगा, एक बार प्रोग्रामिंग कर दी गई और वो फिर परमानेंट उसमें डेटा सेव रहेगा। फिर दूसरा हमारा आता है EP रोम। EP का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें भी प्रोग्राम से ही स्टोर होगा, बट इसमें डेटा इरेज किया जा सकता है। समझ रहे हैं? किसके थ्रू? प्रोग्राम के थ्रू। डेटा सेव होगा प्रोग्राम के थ्रू, इरेज भी होगा प्रोग्राम के थ्रू, और फिर उसके बाद में फिर से उसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रोग्राम के थ्रू देखें तो एक आप ये भी कह सकते हो कि जो आपकी EP रोम होती है ये तो प्रोग्राम से इरेज हो जाती है, P रोम भी इरेज होती है, लेकिन ये प्रोग्राम के थ्रू नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज का। किसके लिए यूज किया जाता है? अल्ट्रावायलेट रेज का, उसके थ्रू ये इरेज होगी और फिर से अगर आपको सेव करना है तो प्रोग्राम के थ्रू सेव होगी। बट ये वाली जो है वो प्रोग्राम से ही आपकी रिमूव भी हो जाएगी। प्रोग्राम का मतलब कुछ ऐसे पहले से कोड रखे गए होंगे जिनको टाइप करने से वो इरेज हो जाएगा और जिनको टाइप करने से वो सेव हो जाएगा। और ये हमारी होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक की हेल्प से जो है डेटा को इरेज किया जा सकता है। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक की हेल्प से। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि वोल्टेज ज़्यादा करके, ठीक है, या फिर वोल्टेज कम करके, जो भी फॉर्मेट है उससे हम लोग डेटा को इरेज कर देते हैं। ठीक है, कुल मिला के इरेज ये हो जाता है इसमें डेटा। हमने जैसे बताया ना, रीड ओनली मेमोरी में आप सेव कर देते हो, इरेज नहीं होता है। इरेज हो जाता है लेकिन वो नॉर्मल तरीके से इरेज नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप हार्ड डिस्क होती है ना, आप जाते हो ये फोल्डर डिलीट किया, डेटा ख़त्म। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप नॉर्मल तरीके से इसको डिलीट कर लें। करना पड़ेगा आपको तो अल्ट्रावायलेट रेज से करो या फिर आप जो है इलेक्ट्रिकली उसको करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आया। रैम क्या होती है? जो करंट में एक्सेस कह सकते हो, एक तरीके की जो करंट में एक्सेस होती है। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी। और रोम आपकी जो होती है जिसमें परमानेंट डेटा स्टोर होता है और जिसमें हम डेटा को रीड कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब अगर हम लोग यहाँ पर आएँ तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो आपकी कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी कैसे होगी? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब इसमें जो डेटा आप स्टोर कर देते हो वो स्टोर हो जाता है जब तक कि आप उसको रिमूव ना करें। चाहे लाइट जाए, चाहे लाइट आए, और चाहे आप उसको 2 साल तक यूज करो, चाहे ना करो, वो उसमें सेव रहता है। ठीक है, तो आप एग्जांपल में अगर यहाँ पर देखें तो आप हार्ड डिस्क ले सकते हैं कि नहीं? वैसे तो अगर आपको शायद पता हो, चलो अच्छा भी बताते हैं। हार्ड डिस्क आपकी हो सकती है और फिर इसके बाद पेन ड्राइव हो सकती है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क पहले चलती थी, हाँ, अब आपकी नहीं चलती है। ठीक है, ऐसे आपकी CD, DVD, ठीक है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्राइव, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये सारी जो मेमोरी हैं ये आप एक्सटर्नल सोर्सेज से लगाते हो।
एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब जैसे पेन ड्राइव है तो आप एक स्लॉट में बाहर से लगाते हैं, फ्लॉपी भी बाहर से लगती थी, सीडी आपको पता ही होगा, पता है ना, सीडी देखा है कभी? हाँ ठीक है, सीडी, तो सीडी का जो नाम है वो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है, और जिसमें इसको चलाते थे उसको सीडी प्लेयर बोलते हैं, समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग उसी को उस समय पर सीडी बोलते थे कि हमारे पास है, बट वो नहीं होता, वो सीडी प्लेयर होता है। तो इसमें भी आपको सीडी लगानी पड़ती है तब आप उसको एक्सेस कर पाते हैं, ऐसे इसमें भी। तो ये सारी मेमोरी अगर हम लोग देखें तो ये सीपीयू से दूर होती हैं, ठीक है, सीपीयू से दूर का मतलब कि इनके बीच में और भी चीज़ें होती हैं, उसके बाद में ये चीज़ एक्सेस हो पाती है, तो इसलिए ये स्लो होती है, समझ रहे हैं? मतलब अगर आपको कोई डेटा रैम से उठाना है और कोई डेटा हार्ड डिस्क से उठाना है तो आसानी से उठ के आ जाएगा वो रैम से, ठीक है, क्योंकि रैम जो है वो सीपीयू के पास है और जो आपकी हार्ड डिस्क है वो सीपीयू से दूर है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें तो साइज का भी फ़र्क पड़ता है, जैसे जो रैम है वो उनके कंपैरिजन में छोटी होती है, ठीक है। रैम जो है, जैसे रैम आप सुनते होंगे मोबाइल में आपकी रैम है तो कितनी, 4 GB, 8 GB, 12 GB मैक्सिमम होगी किसी के पास, तो यहाँ 12 GB, ठीक है। तो रैम जो है 12 GB, लेकिन आप सुनते हो कि जो हमारे पास स्टोरेज है वो 128 GB, ठीक है, या स्टोरेज आपकी 256 GB। तो जो 256 128 है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है और जो रैम है वो आपकी 8 GB 12 GB वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि रैम जो है वो कॉस्टली होती है कंपेरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी, रोम नहीं सेकेंडरी मेमोरी के, ठीक है। तो रैम जो है वो कॉस्टली होती है। अगर आप कह दो कि रैम हमको चाहिए 128 GB, ठीक है, तो वो मोबाइल ही केवल आपका 2-2.5 लाख का बता देंगे रैम की वजह से, समझ पा रहे हैं? तो जितनी रैम ज़्यादा होगी उतनी उसकी स्पीड अच्छी होती है। अच्छी होने का रीज़न क्या है, बोलें? अच्छी होने का रीज़न, हाँ ठीक है। तो अगर आपके पास रैम ज़्यादा है तो उसका फ़ायदा ये होता है, जैसे मोबाइल में मान लो आपके पास रैम है, तो अगर किसी की रैम 4 GB है और मान लो आपके पास जो ऐप है वो 50-50 MB के हैं या 100 MB के हैं और दूसरे के में 12 GB रैम है, तो 4 GB रैम वाला जो है एक टाइम पे कम ऐप ओपन कर पाएगा, क्योंकि वो जो अभी करंट में ओपन होगा ऐप वो कहाँ सेव होगा, रैम में, और जिसके में 12 GB रैम है वो एक ही टाइम पर ज़्यादा ऐप ओपन कर सकता है। अगर वो मान लो 12 GB रैम है और 12 GB के ऐप ओपन नहीं करता है, उसने ओपन किया 1 GB का रैम, तो उसकी 11 GB फ्री है, तो उसकी स्पीड जो है वो अच्छी होगी। अब किसी की अगर 4 GB रैम है, उसने 1 GB का ऐप ओपन कर रखा है, तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो होगी। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मोबाइल होते हैं उसमें PUBG आपका नहीं चलता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं उसमें चल जाता है। तो चलने का मतलब क्या है कि जो जितनी मेमोरी का ऐप है एटलीस्ट उतनी तो अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि, माना क्या जाता है, ऐसा होता ही है कि अगर आपकी पूरी मेमोरी फुल पे चला रहे हो तो स्पीड स्लो ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है। तो रैम जो है वो आपकी कॉस्टली होती है, फास्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी आपकी सस्ती होती है और स्लो होती है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो हार्ड डिस्क जो है वो पहले ज़माने में चलती थी, अभी भी चलती है, लेकिन अब आपकी जो आती है वो SSD। इनके नेम जो है फुल फॉर्म आपको ढूंढ के लिख लेने हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। तो हार्ड डिस्क पहले आती थी और अब क्या चलती है आपकी SSD। तो हार्ड डिस्क और SSD में बेसिकली डिफरेंस ये नहीं है कि डेटा परमानेंट सेव होता है, वो दोनों में ही सेव होता है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो हार्ड डिस्क होती है ये आपकी डिस्क से मिलके बनी होती है। किससे बनी होती है? डिस्क से मिलके। डिस्क का मतलब होता है कि आप कभी हार्ड डिस्क ओपन किया कोई यहाँ पे? हाँ, तो जब हार्ड डिस्क को आप ओपन करते हैं तो उसमें जो है पतली पतली डिस्क होती हैं और एक नहीं होती हैं, वो काफ़ी डिस्क होती हैं, ठीक है। और हर डिस्क में जो है वो डेटा सेव होता है। जैसे मान लो अगर 10 डिस्क हैं
तो 10 डिस्क में डेटा सेव होगा। जब आपको कोई डेटा फेच करना है, सर्च करना है, ठीक है, फेच करना बोलते हैं डेटा को निकालना, तो डेटा जब आपको फेच करना है तो हार्ड डिस्क तो एक ही दिख रही है आपको बाहर से, बट अंदर उसके 10 डिस्क है। तो पहली डिस्क में वो ढूंढेगा, पहली डिस्क में मिला तो ठीक है, नहीं तो वो सेकेंड डिस्क पे स्विच करेगा, फिर उसमें मिला तो ठीक है, नहीं तो वो थर्ड डिस्क पे स्विच करेगा। तो उसमें उसका टाइम लगता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है। मान लो पहली डिस्क से शुरू किया, मिला सीधे उसको 10वीं डिस्क में, तो इतना टाइम आपको लगेगा। दूसरी बात क्या है कि डिस्क जब होती है तो उसमें एक ही जगह पर तो डेटा सेव नहीं होता है। जैसे ये मान लो पहली डिस्क है, तो डेटा जो है वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी डेटा जो है वो हो सकता है। ये सारे जो है उसमें सेक्टर और सेक्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा जब सेव होगा तो अब ये डिस्क घूमती रहती है, तो इसके ऊपर जो है एक हेड होता है, एक जो है वो हेड होता है। तो अब ये डिस्क घूम रही है, तो ये हेड मान लो यहाँ पर रुका है, ये डिस्क पूरी घूम गई। तो अब जब घूम गई तो इस वाले इसमें डेटा इसको नहीं मिला, तो ये हेड थोड़ा सा आगे हो जाएगा, फिर भी वो घूम रही है, तो अब इस वाले में चेक करेगा, डेटा उसको नहीं मिला, तो फिर ये थोड़ा और आगे हो जाएगी हेड, तो फिर और ऐसे घूमती रही है, वो घूम ही रही है ना, तो हेड जो है ऊपर होता जा रहा है और डेटा वो देखता जा रहा है पूरे में अवेलेबल है कि नहीं है। अब मान लो उसमें नहीं अवेलेबल है, फिर यही प्रोसेस वो दूसरे में करेगा। तो ये हमारा हार्ड डिस्क का प्रोसीजर था। लेकिन SSD क्या हो गई, SSD आपकी एज अ रैम आने लगी। रैम का मतलब क्या है, अंतर है दोनों में, उसमें परमानेंट स्टोर होगा, इसमें टेम्परेरी स्टोर होता है। लेकिन जैसी ये दिखती है ना, अगर आप हार्डवेयर में देखेंगे, जैसी ये दिखती है एक चिप टाइप की, वैसी आपको SSD भी दिखती है। मतलब उसमें इन्होंने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे उसके थ्रू बना दिया और ये डिस्क वाला काम ख़त्म कर दिया। जैसे आपकी पेन ड्राइव होती है, तो पेन ड्राइव के अंदर इतनी बड़ी प्लेट ही तो होती है, चिप, PCB, ठीक है, उसी में डेटा स्टोर होता है। तो उसी फॉर्मेट में इन्होंने हार्ड डिस्क को भी रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उसमें सारे जो है कंपोनेंट होते हैं, तो जब आप डेटा एक्सेस करते हो तो उसमें घूमने का और इसका कोई भी चक्कर नहीं है, वो सीधे उसमें जाती है, जो भी उसकी मेमोरी है उसमें एड्रेस ढूंढती है, वहाँ पे सीधे उसको डेटा मिल जाता है। तो इसलिए जो है ये आपकी फास्ट होती है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, कंपेयर टू हार्ड डिस्क। इसके कंपेरिजन में स्लो ही है वो, रैम के कंपेरिजन में, ठीक है। रैम के कंपेरिजन में स्लो क्यों है, एक तो उसका रीजन है, उसकी साइज़ ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में, ठीक है भाई। जो चीज़ छोटी होगी वहाँ ढूंढना ज़्यादा आसान होगा, जल्दी ढूंढ लोगे, जो चीज़ बहुत बड़ी है उसमें ढूंढना टफ होगा। तो एक तो साइज़ की वजह से, और दूसरा वो CPU से दूर है और ये CPU के पास है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो आप रैम सीख गए, रोम सीख गए, सेकेंडरी मेमोरी सीख गए, ठीक है। जो ये आपकी पेन ड्राइव वगैरह होती हैं, इनको हम लोग फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव, ठीक है। जो आप बाहर से लगाते हैं उनको हम लोग फ्लैश ड्राइव बोल सकते हैं, ठीक है। जो CD DVD है इनको हम लोग ऑप्टिकल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल मतलब इसमें जब डेटा को रीड करना होता है तो हमें रेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे CD जब होती थी तो CD में अगर डेटा आपको, जैसे मूवी मान लो CD में पड़ी है, तो आँखों से तो दिखेगी नहीं वो, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, प्लेयर में लगाना होगा। प्लेयर में होता क्या है कि हेड होता है, जैसे हमने बताया वो घूम रही है, और हेड से वहाँ पर रेज निकलती है, और वो रेज पढ़ के बताती है कि इस CD में या DVD में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर ऑप्टिकल की ज़रूरत हो, रेज जहाँ भी आ जाए वहाँ पे ऑप्टिक्स हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल ड्राइव, ठीक है। ये ऑप्टिकल डिस्क किसको फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क भी कह सकते हो, CD और DVD, ठीक है। फिर ऐसे ही आप देखते होंगे, पहले आपकी मेमोरी आती थी कैसेट, जिसको हम लोग बोलते थे रील वाली ना, याद है आपको, देखा है आपने। अब तो म्यूजियम में रखा जाता है उसको, ऐसे कुछ होता था, ठीक है। तो अब इसमें जो है आपका देखते थे आप, टेप होता था, और उस टेप में जो है डेटा स्टोर हो जाता था। इसकी एक अच्छी बात हमें ये लगती थी कि अगर कहीं पर मान लो ख़राब हो जाता है तो उतना टेप काट के आप जोड़ दें, ठीक है, तो वो फिर वहीं से शुरू हो जाता। तो कभी कभी ऐसा होता था गाना बजते बजते आधे से चेंज होके
सीधे वो तीसरी लाइन पे पहुंच जाता था। ठीक है, तो बाद में समझ में आता था यहाँ से काट के इसको जोड़ा गया है। ठीक है, सीडी डीवीडी में ऐसा होता नहीं है कि कहीं पे टूट जाए, ब्रेक हो जाए तो आप उसको जोड़ दो। ठीक है, तो इसके अंदर जो टेप होता था उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। समझ पा रहे हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक टेप। तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। कभी ख़राब हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता था कि अब खोलने का मौका मिलेगा। हाँ, ठीक है, और इतनी महंगी आती नहीं थी तो ख़राब होने भी इंतज़ार नहीं करते थे, ऐसे इसको खोल लेते थे और फिर पूरा जो है उसका टेप हाथ पैर में लपेट के हाँ, समझ रहे हैं? तो उसको जो है हम लोग मैग्नेटिक टेप होता था। ठीक है, तो उस टाइप की जो डिस्क होती हैं, जैसे वो एक तो वो हो गई हमारी कैसेट, एक मैग्नेटिक टेप ही आता था सीधे सीधे। आपने पहले देखा होगा, उसके पहले जो है या उसी समय एक वीसीआर चलता था। ठीक है, वीसीआर में भी क्या होता था, उसी टाइप की कैसेट लगती थी, बड़ी सी, जैसे ये इतनी बड़ी है, तो वो जो है बहुत बड़ी डिस्क होती थी और उसमें भी जो है टेप ही चलता था और उसमें मूवी वगैरह स्टोर। इसमें मूवी नहीं होती थी, इसमें ऑडियो चीज़ें होती थी, गाने वगैरह। ठीक है, बट उसमें जो है वीडियो भी स्टोर हो जाती थी। ठीक है, तो दोनों सेम ही थे, बस इसमें जो है मैग्नेटिक टेप थोड़ा सा चौड़ा होता था, इसमें जो है पतला होता था। ठीक है, तो ये आपकी जो है पहले चलती थी, बट अब आप कहाँ पहुँच चुके हैं बताएं? एसएसडी पे। क्लियर है ना इतनी बात? तो आप इतनी चीज़ें समझ गए। अब इसमें आपकी दो चीज़ें और आती हैं। अब इसमें दो चीज़ें और आती हैं, एक आता है आपका कैश मेमोरी और एक आपका आता है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, दो चीज़ें आती हैं, कैश मेमोरी, कैचे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, और दूसरा आता है आपका वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो आपके सीपीयू के और नज़दीक होती है। कैश मेमोरी पहले रैम थी नज़दीक, अब रैम की दूरियां बढ़ गई, अब कौन आ गया? कैश आ गया। तो अब जो कैश मेमोरी है वो आपकी सीपीयू के और नज़दीक होती है। ठीक है, तो अब रैम और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कह सकते हो इन दोनों का जो है एक तरीके का कंपटीशन होता है। ठीक है, तो अब वो किस टाइप का कंपटीशन है? तो जो आपकी कैश मेमोरी होती है, तो जैसे मान लो आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? सॉन्ग प्ले कर रहे हो कोई भी, तो जब आप प्ले करोगे तो वो चला जाएगा रैम में, जब आप उसको क्लोज कर दोगे तो रैम से रिमूव। यही होगा ना? आप कोई भी चीज़ जो करंट में कर रहे हैं वो चीज़ क्या हो गई? रैम में सेव। आपने जैसे उसको क्लोज किया वो तुरंत रैम से बाहर। ठीक है, लेकिन कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जिसको बार बार यूज कर रहे हो उसको पहचान लेता है वो। कैश मेमोरी का काम क्या है कि मान लो आप कोई सॉन्ग बार बार सुन रहे हो, ठीक है, तो उसको पता है कि अगर आपने 3 घंटे सिस्टम चलाया है तो आप 30 बार ये सॉन्ग सुनेंगे, तो वो क्या करेगा कि आप सॉन्ग क्लोज भी कर दोगे तो अपने पास रखे रहेगा। ठीक है, अब जब वो अपने पास रखे रहेगा तो आप जब दोबारा प्ले करोगे तो आपको हार्ड डिस्क से उठा करके रैम में नहीं लाना होगा। भाई नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, जैसे परमानेंट कोई चीज़ सेव है, आपने उसको ओपन किया तो वो हार्ड डिस्क में तो है ही है, साथ में वो आ गया रैम में, उसकी कॉपी बन गई रैम में। अब जब तक आप यूज कर रहे हो तब तक वो रैम में है, जैसे आपने क्लोज किया रैम से गायब, हार्ड डिस्क में तो है ही है वो। ठीक है, बट कैश मेमोरी में क्या होता है कि आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो तो वो रैम में तो है ही है, क्योंकि हार्ड डिस्क के कहाँ आया है? रैम में। अब मान लो आपने एक बार प्ले किया तो रैम से वो आ गया कहाँ पर? कैश में। अब आपने एक बार प्ले कर दिया और फिर उसको क्लोज कर दिया तो वो कैश से डिलीट होके रैम में डिलीट हो जाएगा, सीधे वो हार्ड डिस्क में सेव है। तो कैश से डिलीट वो क्यों हुआ? क्योंकि अभी आपने एक बार प्ले किया है, तो जब आपने उस गाने को क्लोज किया है तो उसने हिस्ट्री ढूंढी क्या पहले भी आपने इसको प्ले किया, उसने देखा नहीं, तो फिर वो समझ गया कि आप इसको कभी कभी यूज करने वाले हो। ठीक है,
लेकिन मान लो आप कोई गाना प्ले कर रहे हो, आपने क्लोज किया और फिर उसने उस गाने की हिस्ट्री देखी कि हाँ इसको आप पहले 2 बार भी कर चुके हो, तो फिर वो उसको तुरंत डिलीट नहीं करता है। तुरंत का मतलब कर देगा लेकिन तुरंत नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद जब देखेगा कि आप फिर आधे 1 घंटे 2 घंटे तक यूज नहीं कर रहे हो तो डिलीट कर देगा, लेकिन तब तक उसको वो सेव करके रखेगा। तो कहने का मतलब है कि कैश मेमोरी में वो डेटा रहता है जो बार बार आप यूज कर रहे हो। और अक्सर अगर ऐसा होता ही है, चाहे हम हो चाहे आप हो, जब CPU खोलते हो तो कुछ एक्टिविटी लिमिटेड होती हैं, वही करते हैं भाई। अगर कोई प्रोग्रामिंग वाला स्टूडेंट है तो वो सीधे कंप्यूटर खोलेगा और आपका जो है C कंपाइलर खोल लेगा, प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर देगा, 2 4 5 गाने साथ में प्ले होते रहेंगे। अब जैसे यहाँ पे जो है जो टाइपिस्ट का कंप्यूटर है वो सीधे सुबह टाइपिंग वाला ओपन करेगा और दिन भर वही करना है, फिर उसको बंद कर देना है, ठीक है। कोई डॉक्टर है तो उसका जो है जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करेगा वो, और फिर उसके ऐसा तो है नहीं, बहुत स्विच होते हैं। तो अब इससे क्या होता है कि स्पीड जो है वो हमारी फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो कैश मेमोरी है वो CPU के पास होती है, उसके बाद रैम होती है और उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी सबसे दूर है, इसका मतलब उसमें डेटा सबसे बाद में, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा एक्सेस करने में। इतनी बात क्लियर हो, बोलो, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो कैश मेमोरी जो है उसका साइज और भी कम होता है। शाश्वत जी, जो कैश मेमोरी है उसका साइज जो है वो रैम के कंपैरिजन में और भी कम होता है। जैसे रैम अगर आपकी 12 GB की है तो जब आप कभी ख़रीदने जाओगे ना सिस्टम, कभी लैपटॉप लेने जाना अब, तो आप उसमें कैश मेमोरी देखना कितनी है, तो आपको मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा 128 MB, ठीक है। ये बहुत मैक्सिमम जब आप बढ़िया पूरा ख़रीदेंगे तब उसमें आपको 128 MB, नहीं तो 32 MB, ठीक है। इस टाइप से आपको जो है कैश मेमोरी मिलती है। तो कैश मेमोरी जो है वो आपकी कॉस्टली रैम से भी होती है, ठीक है। आपको पता होगा ना मार्केट में रैम अगर आप 8 GB लेते हो तो 2-3 हज़ार की मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप कैश मेमोरी लोगे 8 GB की, ठीक है, तो कंप्यूटर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर छोड़ दो, केवल अगर कैश मेमोरी 8 GB की लोगे तब भाई वो आपको 1-2 लाख रुपए की मिलेगी, ठीक है। तो कैश मेमोरी जो है वो आपकी रैम के कंपैरिजन में और भी कॉस्टली होती है। क्लियर हुआ इतना? अब देखें तो इसके बाद जो हमारी बात आती है वो आती है वर्चुअल मेमोरी की। तो वर्चुअल मेमोरी के नाम से समझ सकते हो, जैसे वर्चुअल रैली होती है, ठीक है, वर्चुअल मीटिंग होती हैं आपकी आजकल, वर्चुअल क्लास होती हैं, तो वैसे आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है। तो वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या हुआ बताएं? हाँ, वर्चुअल मेमोरी मतलब मेमोरी है भी और नहीं भी है, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज है भाई, वो वर्चुअल नहीं है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी का मतलब है मेमोरी है भी और वो नहीं भी है, डेटा स्टोर भी होगा और पता भी नहीं चलेगा कि डेटा कहाँ स्टोर है, ठीक है, जब तक कि आप उसको देखेंगे नहीं कहाँ पे कैसे क्या सिस्टम है, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी का मतलब है नहीं बट उसको एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। समझ पा रहे हैं? अभी समझेंगे कैसे। वर्चुअल मेमोरी का मीनिंग है कि वर्चुअल मेमोरी एक्स्ट्रा कोई मेमोरी नहीं है, जो हमारे पास मेमोरी है उसी में से हम उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या कॉन्सेप्ट इसका है, जैसे मान लो आपके पास हार्ड डिस्क जो है वो 1 TB की है, 1 TB इनफ साइज है, तो हार्ड डिस्क आपकी 1 TB की है और मान लो आपकी रैम जो है वो 4 GB की है, रैम आपकी 4 GB की है और आप चाह रहे हो कि हम जो है रैम को बढ़ा लें और बिना रैम बढ़ाए, मतलब रैम नई ना लगवाएं और रैम का साइज बढ़ जाए। तो अब CPU को तो कुछ पता है नहीं, पढ़ा होगा ना आपने, CPU के पास दिमाग जो है होता नहीं है, जो आप देते हो वही दिमाग है उसका। तो अब आपने क्या किया, उसके साथ खेल कर दिया कि आपने सेकेंडरी मेमोरी को उसको ऐसा शो करवाया कि यही रैम है। समझ पा रहे हैं हमने क्या बताया? सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी 1 TB की थी
तो आपने CPU को ऐसा फील करा दिया कि ये 1 TB वाली मेमोरी ही रैम है। समझ रहे हैं? तो अब CPU को क्या लगेगा कि जो ये पूरी हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क और कुछ तो जानता नहीं है वो, तो उसको लगेगा कि यही इनकी जो है 1 TB की इसमें रैम है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गई हमारी वर्चुअल मेमोरी। कैसी हो गई? है वो सेकेंडरी, बट उसको हम यूज कर रहे हैं एज आ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो अब जैसे 1 TB की हार्ड डिस्क है तो हम लोग 1 TB की रैम नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है रैम का इतना यूज है ही नहीं। भाई आप अगर ऐप खोलोगे तो ऐसा तो है नहीं इतने ऐप खोल दोगे 1 TB भर जाएगी। तो अगर आपकी 4 GB की पहले से रैम है फिक्स वाली और आपने उससे 4 GB उठा के वर्चुअल बना दी, तो अब सिस्टम को ऐसा फील होगा कि 8 GB की इसमें रैम है। समझ पाए कि नहीं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी मतलब ऐसी हमने बना दी है जो कि है एग्जैक्टली में सेकेंडरी मेमोरी, बट उसको फील हो रहा है कि प्राइमरी मेमोरी ये है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो ऐसा अगर आप कभी देखना गूगल पे यूट्यूब पे कि कैसे जो है वर्चुअल मेमोरी हम लोग बनाते हैं, तो आप सीख भी जाओगे कि हाँ सेकेंडरी मेमोरी से कुछ GB निकाल के एज आ वर्चुअल मेमोरी यूज कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो आपको वर्चुअल समझ में आ गया और कैश मेमोरी समझ में आ गया। तो अगर अभी तक जितनी मेमोरी हमने पढ़ी इसमें बात करें तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होगी? कैश मेमोरी। ठीक है, क्योंकि ये CPU के सबसे पास है। फिर उसके बाद कौन सी फास्टेस्ट होगी? रैम होगी, और फिर रोम होगी। प्राइस वाइज भी जान गए कौन सी कॉस्टली होगी कौन सी सस्ती। ठीक है, तो कैश महंगी होगी, रैम और सस्ती होगी, और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारी और भी सस्ती होगी। क्लियर है ना इतना? अब अगर इसमें देखें तो एक चीज़ और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रजिस्टर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर्स बोलते हैं। तो रजिस्टर्स मेमोरी में ही आता है, बट इसको मेमोरी में रखते नहीं हैं। ठीक है, मतलब है ये मेमोरी ही एक टाइप की। ठीक है, लेकिन इसको हम ये जो मेमोरी सेक्शन है इसमें रजिस्टर को नहीं रखते। तो अब जो रजिस्टर्स आपके होते हैं, ठीक है, जो भी आपके रजिस्टर्स होते हैं, तो देखें जो भी आपके रजिस्टर्स होते हैं उसमें जो है डेटा बहुत ही कम सेव होता है। ठीक है, बहुत ही कम का मतलब यहाँ पर मैक्सिमम जो है 1 बाइट का डेटा, 2 बाइट का डेटा, 4 बाइट का, बाइट समझते हैं आप? 8 बिट को, बिट क्या होती है? 0 या 1। ठीक है, तो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 110, तो ये 3 बिट है। 110 लिखा तो कितनी बिट है? 3 बिट। तो जैसे ये अब फाइल होगी, फाइल मान लो ये पूरी फाइल है, और इस फाइल में डेटा जो सेव है वो इस तरीके से सेव है। जो भी टेक्स्ट लिखा है ना वो मान लो इस तरीके से डेटा सेव है। ठीक है, तो जो इसमें डेटा सेव है तो बिट्स के फॉर्म में सेव है। किसके फॉर्म में सेव है? पहले भी बताया था मेमोरी में डेटा जो है बिट्स के फॉर्म में सेव होता है। तो रजिस्टर्स की जो कैपेसिटी है ना वो 32 बिट 64 बिट तक बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो नॉर्मली चलता है वो 32 बिट रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 32 बिट या 8 बिट या ऐसा कुछ हम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो 32 बिट सेव होती है तो इतना ही डेटा सेव हो सकता है, केवल और केवल 32 बिट ही सेव होंगी ना आपकी। 32 बिट का मतलब हुआ 4 बाइट। ठीक है, तो अगर आपका 4 बाइट का डेटा स्टोर है और आपकी एक फ़ाइल अगर आप बना रहे हो तो फाइल तो केबी में पहुंच जाती है, आपकी किलोबाइट में पहुंच जाती है, एमबी में भी पहुंच जाती है। तो इसका मतलब अगर कोई फाइल केबी की है तो वो तो रजिस्टर में सेव होनी नहीं है। रजिस्टर में मैक्सिमम 32 बिट तक या 64 बिट तक यूज होगा। और जो रजिस्टर होते हैं इनकी खास बात ये होती है ये मेमोरी के, ये CPU के और नज़दीक होते हैं, CPU के और पास होते हैं। मतलब अगर ऑप्शन में ये चारों दिए जाएं कि रजिस्टर, कैश, रैम और हार्ड डिस्क, तो चारों में से फास्टेस्ट कौन है? तो हमारा होगा रजिस्टर। ठीक है, लेकिन रजिस्टर का साइज बहुत कम होता है।
जैसा हमने बताया आपको 32 बिट या 16 बिट या 8 बिट, तो रजिस्टर का साइज़ जो है बहुत ही कम। 16 बिट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, समझ रहे हैं। आपको 16 सुनने में लग रहा होगा, बट 16 बिट जो है बहुत छोटी चीज़ है मेमोरी के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारी जो है बहुत ही छोटी और दूसरी बात ये भी है कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। CPU में जो रजिस्टर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलो सर कोई बात नहीं 32 बिट स्टोर हो रही हैं लेकिन हम 1 लाख रजिस्टर यूज कर लेंगे, ठीक है, या 20 लाख रजिस्टर यूज कर लेंगे, तो एक में 32 है तो 20 लाख में आपकी 64 लाख बिट स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, गिनती के उसमें रजिस्टर जो भी 15, 20, 25 रजिस्टर होते हैं वो आपके होते हैं किस पे, CPU पर ही। CPU का जब नाम लेते हैं तो आपको समझ में आता है, हाँ, जैसे आपने देखा होगा पहले जो आता था तो कुछ इस तरीके से जो है ऐसा ही सिस्टम होता था, माउस कीबोर्ड और होता था ना, हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये आपका कीबोर्ड माउस नहीं बना सकते हम, समझ गए। तो ये आपके पास पूरा है, तो हम लोग नॉर्मली जो है इसको CPU बोलते थे कि नहीं, इसको हम लोग CPU, इसको मॉनिटर, इसको कीबोर्ड, इसको UPS, याद है ना आपको UPS का नाम, हाँ ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है, जो इंटरप्ट ना करे मतलब सिस्टम को। तो यहाँ पर CPU इसको बोलते थे, बट ये CPU नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है एक बोर्ड होता है, इसके अंदर एक बोर्ड होता है जिसको मदर बोर्ड बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है, मदर बोर्ड या फिर मेन बोर्ड, मदर बोर्ड या फिर मेन बोर्ड, ठीक है। अब इसके ऊपर एक चिप होती है छोटी सी, उसको CPU बोलते हैं। जो इसके ऊपर चिप होती है उसको हम लोग बोलते हैं CPU, ठीक है। तो वो इस डिब्बे के अंदर होती है, इसीलिए इस डिब्बे को CPU बोल देते थे, समझे कि नहीं। इस डिब्बे के अंदर है ना ये पूरा प्रोसेस, तो इस डिब्बे को हम बोल देते थे CPU, बट उस डिब्बे का नाम होता है कैबिनेट, ठीक है। वो खाली आप उसकी जो है कैबिनेट है, उसके अंदर वाला सामान अगर आप गत्ते के डिब्बे में रख दो तब भी वो CPU है नहीं है, ठीक है। खुला रख दो, बाहर ही रख दो उसको, तब भी वो CPU है, ठीक है। तो CPU इस डिब्बे को नहीं बोलते हैं, इसके अंदर जो मेन बोर्ड होता है उसके ऊपर जो चिप होती है उस चिप का नाम होता है CPU, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो अब जैसे ये मान लो चिप है जिस बोर्ड पर, उसी बोर्ड पर रजिस्टर है, उसी बोर्ड पर रजिस्टर है, ठीक है। और फिर उसी बोर्ड पर रजिस्टर है और उसी बोर्ड पर कैश मेमोरी होती है और उसी बोर्ड पर रैम होती है, समझ पा रहे हैं। CPU है, उसी पर रजिस्टर है, उसी पर कैश मेमोरी है, उसी पर रैम है, ठीक है। लेकिन उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है कि CPU सबसे पहले एक्सेस करेगा रजिस्टर को, फिर एक्सेस करेगा कैश को, फिर एक्सेस करेगा रैम को, फिर एक्सेस करेगा सेकेंडरी मेमोरी को, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी नॉर्मली जो है वो अलग से उसी डिब्बे में सेट होती है, वो उस बोर्ड पे नहीं होती है, उसको अलग से जो है रख दिया जाता है, वायर के थ्रू उसको अंदर कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर है इतनी बात, बोलो। तो ये तो सब स्टोरी थी आपकी कहानी। अब अगर हम देखें, मान लो आपके पास ये मेमोरी है पूरी, ठीक है। तो मेमोरी में इस टाइप से जो है आपके ब्लॉक होते हैं, क्या होते हैं, ब्लॉक, ठीक है। तो जैसे हम अगर बात करें कि जो एक ब्लॉक है वो 8 बिट का है, एक ब्लॉक कितने बिट का है, 8 बिट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले में 8 बिट स्टोर होंगी, इस वाले में 8 बिट स्टोर होंगी, ऐसे टोटल 8 बिट स्टोर हो जाएंगी। तो अगर हम आपसे बोले कि ये आपके पास 10 लोकेशन है टोटल, तो आप कह सकते हो 80 बिट स्टोर होगी, समझ पा रहे हो। अगर आपके पास टोटल जो है 10 लोकेशन है, एक लोकेशन पे 8 बिट स्टोर हो रही हैं, तो इसका मतलब
80 बिट उसमें स्टोर होंगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें कि मान लो हमारे पास जो लोकेशन है ये है 2 की पावर 7, ये लोकेशन कितनी है 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 लोकेशन है, एक लोकेशन पे 8 बिट स्टोर होंगी, तो टोटल बिट कितनी होंगी, बोलो टोटल बिट। तो यहीं पर देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे यहाँ 10 था तो वो सीधे निकाल लिए कि 80 होंगी, ठीक है, बट 2 की पावर में चला गया तो वो कंफ्यूज। तो भाई जब पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे तो अभी भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 7 और 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 10, मतलब 1024 बिट स्टोर होंगी। कितनी बिट स्टोर होंगी, 1024, ठीक है, 1024 बिट स्टोर होंगी। या फिर हम इसी बात को कह सकते हैं कि इस मेमोरी का साइज 1 KB है। हाँ KB का ऐसे कर लो, कितने 1024 बिट है, तो 2 की पावर 10 को किलो लिखते हैं, 2 की पावर 10 को क्या लिखते हैं, किलो। तो इसका मतलब इसमें 1 किलो बिट स्टोर होंगी। ठीक है, आप सोच रहे हो कि बिट किलो में कैसे होंगी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है किलो का मतलब वो नहीं है किलो वाला, ठीक है, 250 ग्राम वाला, यहाँ पर किलो का मतलब है 2 की पावर 10, ठीक है, 2 की पावर 10। तो आपको ये भी याद रखना है कि 2 की पावर 10 लिखा है तो इसका मतलब K होता है, K भी बोल सकते हो, और 2 की पावर 20 है तो M भी बोल सकते हो, 2 की पावर 30 है तो G भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से आप इनको और भी याद कर लेंगे, अप टू 50 तक तो याद ही कर लो, ठीक है। 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 40 और 50। तो यहाँ पर जो इसका साइज हुआ ये कितना हो गया, 1 किलो बिट, ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर हम ये 8 बिट की जगह 1 बाइट बोल दें, 1 बिट को 8 बिट को 1 बाइट बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग ये 1 बाइट, ये 2 बाइट, ये 3 बाइट, ये 4 बाइट ऐसे होंगी, तो इसमें 2 की पावर 7 है, तो टोटल हम कह सकते हैं 2 की पावर 7 बाइट होंगी। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 128, तो इस मेमोरी का जो साइज है वो 128 बाइट का होगा। ये पूरी जो मेमोरी होगी इसका साइज कितना होगा, 128 बाइट का। बात समझ पा रहे हैं। तो मेमोरी जब आपको निकालना है साइज कितना है, तो एक क्वेश्चन अभी डीपीपी में मिला होगा आपको परसों वाली में, ठीक है, तो एड्रेस पर बेस था वो। तो मेमोरी का अगर आपको साइज निकालना है तो आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, कितने उसमें सीधे ब्लॉक हैं और एक ब्लॉक में कितना डेटा आ रहा है, ठीक है। तो अगर बिट के हिसाब निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी बिट होंगी पूरी मेमोरी में। अगर आप बाइट के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो इसका मतलब पूरी मेमोरी का साइज इतने बाइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, बोलो। अब देखें इसके बाद, जैसे हम लोग मान लो ये अभी तक हमने क्या निकाला, डेटा अलग अलग दिया गया था, उससे पूरी मेमोरी का साइज कितना है ये फाइंड किया, ठीक है। अब आपको क्या है कि पूरी मेमोरी आपको दे दी गई है कि 128 बाइट की है। आपको क्या दे दिया गया क्वेश्चन में कि मेमोरी जो है वो हमारी 128 बाइट की है, और आपको बताना है कि इसमें अगर ये बाइट एड्रेसेबल है, बाइट एड्रेसेबल मतलब समझते हैं, बाइट एड्रेसेबल का मतलब होता है एक उसमें एक ब्लॉक में 1 बाइट स्टोर होगी। बाइट स्टेबल का मतलब क्या है, एक ब्लॉक में 1 बाइट स्टोर होगी, ठीक है। अगर हमने कहा बाइट स्टेबल, अब बाइट आपकी जो है वो है और साथ साथ में 2 बाइट लेना है, तो इसका मतलब एक ब्लॉक में 2 बाइट स्टोर होंगी। बाइट एड्रेसेबल है और एक ब्लॉक में 2 बाइट है, तो इसका मतलब हर ब्लॉक में कितनी है, 2-2 बाइट है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बोलें कि कोई मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है, कैसी है, बाइट एड्रेसेबल, तो अगर ये बाइट एड्रेसेबल होगी तो इसका मतलब ये है कि सभी में 1-1 बाइट स्टोर है, ऐसा ही तो है, 1-1 बाइट स्टोर है।
तो एक एक बाइट स्टोर है, तो टोटल है 128 बाइट। तो इसका मतलब ये जो लोकेशन होंगी ये 128 होंगी। ये लोकेशन कितनी होंगी? 128। तो अगर ये लोकेशन 128 है तो आप कह सकते हो 0 होगी, ये 1 होगी, ये 2 होगी, अप टू ये 127 होगी। समझ पा रहे हैं? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, अप टू कहाँ तक? 127 तक। तो अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, बाइनरी में, ठीक है, तो इस वाले को बाइनरी में लिखेंगे तो आप लिख सकते हो क्या? 0 0 0। तो अगर आप 0 0 0 लिखते हो, अगर आप 0 0 0 लिखते हो तो मतलब आप 4 बिट में लिख रहे हो, ऐसे ही तो है। और आपको ये पता है कि 4 बिट में ज़्यादा से ज़्यादा हम 16 नंबर लिख पाएंगे। 4 बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 16 नंबर लिख पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ अगर हम 4 बिट लिखते जाएंगे तो 16 के आगे हम रुक जाएंगे, 16 के आगे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे ये कहा जाए कि इसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की ज़रूरत होगी। क्या कहा जाए आपसे? इसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की ज़रूरत होगी। तो भाई हमको 128 तक पहुंचना है, 128 तक पहुंचना है। तो आपको पता है 2 की पावर 4 होता है तो 16 तक पहुंचते हैं, 2 की पावर 5 होगा तो 32 बिट तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 32 नंबर रिप्रेजेंट होंगे। तो अगर हमको 127 करना है तो हम इसको लिखेंगे क्या? 127 नहीं, 128। तो 2 की पावर 7 लिखेंगे। तो जो ये चीज़ होती है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ बिट्स को। नंबर ऑफ बिट्स क्या होंगी? 7। किसके लिए? एड्रेस के लिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? जैसे क्वेश्चन ये है कि 128 बाइट की मेमोरी है, बाइट एड्रेसेबल है, और आपको ये बताना है कि इसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की ज़रूरत होगी। तो जो उसका साइज होता है, उस अगर बाइट एड्रेसेबल है तो उसको बाइट में कन्वर्ट कर लो। बाइट का मतलब सीधे सीधे देख सकते हो 128 बाइट्स, और 128 को 2 की पावर में लिख लो। तो जितनी पावर बनेगी उतना ही उसका एड्रेस बिट होगा। समझ पाए कि नहीं? एड्रेस बिट का मतलब समझ में आया क्या निकालना है हम लोग? एड्रेस बिट का मतलब है भाई एड्रेस भी तो एक नंबर है अपने आप में, ठीक है। अब अगर हम कह दें कि एड्रेस बिट के लिए 5 ज़रूरत होंगी, मान लो हम इसी क्वेश्चन में कह दें कि एड्रेस के लिए 5 बिट ज़रूरत होगी, ठीक है। अब कोई बच्चा हमसे बोला सर फिर 127 को 5 बिट में लिख के दिखाओ, तो अब 127 को 5 बिट में लिखा ही नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब एड्रेस बिट 5 होंगी, ये बात गलत हो गई। समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर हम कह दें कि एड्रेस बिट 8 होंगी, एड्रेस बिट 8 होंगी, तो हम लोग 127 तक इजीली लिख सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं। लेकिन हम आगे कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें 128 से ज़्यादा चाहिए नहीं। बट आंसर 7 सही है, 8 भी सही है, 9 भी सही है, 10 भी सही है, लेकिन एग्जैक्ट 7 इसलिए सही है क्योंकि 128 नंबर को हम 7 बिट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेमोरी में आपके बेसिक जो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपको यही दिया जाएगा कि लोकेशन कितनी है, टोटल लोकेशन कितनी है। तो लोकेशन आपकी जो है ये वाली होती हैं, फिर दिया जाएगा बाइट एड्रेसेबल है और एक लोकेशन पर कितनी बाइट है, ठीक है। तो जैसे मान लो टोटल अगर ये 64 बाइट की मेमोरी है, सुनना ध्यान से, टोटल ये है 64 बाइट की मेमोरी, ठीक है। टोटल ये कितने बाइट की है? 64 बाइट की। और एक ब्लॉक में 2 बाइटें स्टोर है, 1 बाइट यहाँ, 1 बाइट यहाँ। और आपसे पूछा जाए इसमें कितनी लोकेशन होंगी। क्वेश्चन समझ में आया आपको? 64 बाइट की टोटल है मेमोरी, 64 बाइट की, और एक में 2 स्टोर हो रही हैं, तो टोटल ये लोकेशन जो है वो कितनी होंगी बताओ। तो सिंपल है, 32 होंगी। अगर इसमें एक एक स्टोर हो रही थी 64 होती, 2 हो रही हैं, तो कैसे निकाल लिया हमने? 64/2 तो 32। ये टोटल मेमोरी साइज है और ये है एक ब्लॉक का साइज, एक ब्लॉक का साइज। तो 32 लोकेशन अगर ये होंगी तो इसका मतलब ये 2 की पावर 5 होगा। तो 5 बिट हमें हर एड्रेस के लिए कम से कम ज़रूरत होंगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं?
तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन होता कि 64 बाइट की मेमोरी है, एक लोकेशन में 2 बाइट आती हैं, तो उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की ज़रूरत होगी? तो कितने बिट की ज़रूरत होगी? 5 की। समझ रहे हैं? एग्जाम में बच्चे अक्सर अगर गलती क्या करते हैं ना, 64 दिया गया है, 64 को 2 की पावर 6 लिख लिया, तो 6 बिट उन्होंने आंसर टिक कर दिया। तो 6 बिट क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक लोकेशन पर 2 बिट स्टोर हो रही हैं। ठीक है, अगर यहीं एक लोकेशन पे 4 बिट स्टोर होगी, 4 बिट स्टोर होंगी, तो यहाँ 4 होगा, तो कितनी बन जाएंगी? 16। तो ये हमारी 16 लोकेशन होंगी। तो अगर ये 16 लोकेशन होंगी तो मतलब 2 की पावर 4, तो हर के भाई 16 लोकेशन का मतलब है 0 से 15 तक ना। तो आप तो ये तो जान ही रहे हो 4-4 बिट में लिखेंगे, तो 0 से 15 तक हम लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो डीपीपी में ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आया था, है किसी के पास? नहीं भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, हाउ मैनी मेमोरी लोकेशंस। सबसे आसान क्वेश्चन था यही, कैन 14 एड्रेस बिट एक्सेस 81924096 और 14। ठीक है, तो इन्होंने इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है बताएं भाई? तो इस क्वेश्चन में ये बोला है हाउ मैनी मेमोरी लोकेशन, लोकेशन कितनी होंगी, यही तो है ना क्वेश्चन। तो ये अगर मेमोरी है आपके पास, तो ये टोटल लोकेशन कितनी होंगी, समझ पा रहे हैं कि नहीं? और इन्होंने कहा है कैन 14 एड्रेस बिट। एड्रेस बिट का मतलब हुआ कि जो इन लोकेशन के एड्रेस हैं उनके एड्रेस में 14 बिट यूज हो रही हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसमें कितनी बिट यूज हो रही हैं? 14, इसमें 14, इसमें 14, इस तरीके से टोटल। तो टोटल हमारे पास जो साइज होगा वो 2 की पावर 14 होगा कि नहीं? सिंपल है, तो बस इसका आंसर ये आ जाएगा। समझे कि नहीं आप? बोलो। 14 जैसे अभी पीछे देखा था ना, मान लो अगर आपसे ये कहा जाए कि 3 बिट स्टोर हो रही हैं, 3 बिट, ठीक है, तो 3 बिट इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, तो टोटल लोकेशन 8 ही तो होंगी, क्योंकि हमें पता है 3 बिट में 8 नंबर स्टोर से मतलब 8 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर 3 बिट होती तो 2 की पावर 3 लोकेशन हो जाती, 8 लोकेशन हो जाती टोटल। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमारे पास 14 बिट हैं और वो बिट एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, मतलब 14 बिट का पहला एड्रेस, 14 बिट का दूसरा एड्रेस, 14 बिट का तीसरा एड्रेस, तो ऐसे सारे कितने एड्रेस होंगे? तो 2 की पावर 14 होंगे। तो इतने एड्रेस होंगे तो उतनी ही लोकेशन होंगी। भाई अगर 8 एड्रेस हैं तो 8 ही लोकेशन होंगी ना, तो जितने एड्रेस होंगे उतने ही लोकेशन होगी। तो थोड़ा सा आपको समझ में आया? क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है सीधे, ये ज़्यादा इसमें दिमाग ना लगाएं, समझ रहे हैं? बस आप खाली 2 चीज़ें सीख जाएं, बाइट वाला कॉन्सेप्ट कि अगर 2 बाइट एड्रेसेबल है, 3 बाइट एड्रेसेबल है, 4 बाइट एड्रेसेबल है, तो उससे हम पहले डिवाइड कर लेंगे मेमोरी को, फिर जो आएगा उससे लोकेशन निकलेंगी। ठीक है, और दूसरा आप सीख लें KB MB GB में कन्वर्ट करना। तो कभी कभी आपको दे दिया गया टोटल मेमोरी 10 GB की है, अभी तो हम सीधे सीधे बाइट ले रहे हैं तो आसान लग रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं है। अब आपको दे दिया गया टोटल मेमोरी जो है वो 10 GB की है और बाइट एड्रेसेबल है, मतलब एक लोकेशन पर 1 बाइट, तो टोटल लोकेशन कितनी होंगी? तो अब 10 GB को पहले बाइट में कन्वर्ट करेंगे। 10 GB को किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइट को। मान लो उसमें आ गई 1 लाख बाइट है, 1 लाख बाइट हो गई, तो पहले में 1 बाइट, दूसरे में 1 बाइट, तीसरे में 1 बाइट, तो अगर 1 लाख बाइट है तो इसका मतलब टोटल लोकेशन होंगी 1 लाख। समझ पा रहे हैं?
अब 1,00,000 लोकेशन हो गई। अब आपसे कहा जाए कि इस एड्रेस कितनी बिट का ज़रूरत होगा, तो 2 की पावर 1,00,000 रखेंगे, नहीं 2 की पावर समथिंग रखेंगे कि 1,00,000 आना चाहिए, समझ रहे हैं। तो जो 2 की पावर में होगा वो उसकी एड्रेस बिट हो जाएंगी, समझे कि नहीं। तो आपको यहाँ पर सीख लेना है, सीख क्या लेना है, याद कर लेना है कि 2 की पावर 10 मतलब 1 KB, 2 की पावर 10 मतलब 1 KB। जैसे हमने लिख दिया 2 की पावर 10 बाइट, तो इसी को बोल सकते हैं 1 KB। तो अगर मान लो हमने ये आपसे कहा कि 1 KB की मेमोरी है, 1 KB की मेमोरी है, बाइट एड्रेसेबल है, तो टोटल उसमें कितने लोकेशन होंगी। तो 1 KB को लिखेंगे 2 की पावर 10 बाइट, और बाइट एड्रेसेबल है तो इसका मतलब 2 की पावर 10 लोकेशंस होंगी सीधे, तो 1024 लोकेशन हो जाएंगी। एक के लिए 10 बिट ज़रूरत होंगी। तो अगर मान लो आपको इसको बाइट में कन्वर्ट करना आता ही नहीं है तो फिर आंसर नहीं निकलेगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो अब इस आपके DPP में इसके क्वेश्चन आते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है, और आपको उनको समझ समझ के बनाना है। तो इतना ही रखते हैं इसमें आज।